Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. I am Jyoti, your English teacher. So let's begin with your lecture. So आज के lecture में मैं आपके साथ RTC शेयर करने वाली हूँ The Voice of the Rain के, which is written by Walt Whitman. इससे पहले जो मेरे 2 वीडियोस थे उसमें मैंने आपके साथ stanza wise explanation और figures of speech which is used in this poem वो शेयर हो चुका है. अब हम RTC कर लेते हैं और RTC में I have tried my level best to take all the question of that stanzas. जितने भी stanzas हैं उसके सभी questions लेने की मैंने कोशिश की है. So let's proceed with your lecture. The Voice of the Rain, RTC. And who art thou, said I to the soft falling shower, which I, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. So now we are having the questions. So question number 1 is, how does the shower fall? We can have the answers in stanzas only. Like said I to the soft falling shower. ठीक है? So how does the shower fall? So shower जो है वो कैसे आता है? The shower of rain falls gently on the earth. Gently on the earth. बहुत gently, बहुत ही प्यार से, धीरे धीरे. Soft means क्या होता है? Gently. Now next question is strange to tell. Now we are having strange to tell. Then we have to explain it. That what is the meaning of strange to tell? What was the strange thing? Yes. The answer that the rain herself gave to the poet is quite strange and unique to tell. कि जो आंसर बारिश ने दिया पोइट को, अपना आंसर खुद उसने दिया, वो पोइट के लिए बताना थोड़ा सा स्ट्रेंज है और यूनिक भी है, अपने आप में बिल्कुल अलग है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेन टू द अर्थ एंड हाउ. कि जो रेन है वो अर्थ के लिए क्या है और उसका रीजन क्या है, कि हमने उसको ऐसा देखा है कि पोम में जब उसने पोइट को आंसर किया कि मैं पोम ऑफ द अर्थ हूं, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, वो क्यों कहती है अपने आप को पोम ऑफ द अर्थ. इसका रीजन है द रेन इज द, सो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द रेन टू द अर्थ. क्या है वो अर्थ के लिए? द रेन इज द पोम ऑफ द अर्थ. The earth finds its romantic mood and expression through the showers of rain. कि जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पे आती है तो अर्थ उसके उस रोमांटिक मूड को और उस एक्सप्रेशन को फील कर पाती है, और इसीलिए ये उसके लिए, अर्थ के लिए किसका काम करती है? एक पोम का काम करती है. जैसे हम वी ऑल्सो गेट थ्रिल्ड आफ्टर लिसनिंग एनी पोएम. जैसे ही हम कोई पोएम सुनते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो हम एक रोमांस और एक अपने अंदर, अपने मूड के अंदर एक चेंज जो है उसको फील करते हैं. सो इसी तरह से जैसे ही रेन जो होती है वो धरती पे आती है तो अर्थ का जो मूड होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है रेन के आने से. सो नाउ क्वेश्चन इज हाउ डज द रेन टेक्स इट्स बर्थ. कि जो रेन है उसका जन्म कैसे होता है. जैसे मैंने आपके साथ स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की थी तो उसमें मैंने इमेज के थ्रू आपके साथ वाटर साइकिल जो था उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था. तो उसमें वही वाटर साइकिल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, दैट हाउ डज द रेन टेक इट्स बर्थ.
सो देखिए वाटर साइकिल के थ्रू हमने इसको आंसर करना है दैट ड्यू टू इवेपोरेशन इवेपोरेशन होता है एंड वाटर वेपर राइज out of the land and the bottomless sea बिकॉज हमने पोम में देखा कि किस तरीके से जो बारिश होती है तो उसका जो बर्थ प्लेस होता है वो क्या होता है, बॉटमलेस सी, लैंड वो धरती होती है जहां से वो उठती है ऊपर, सी वाटर जितने भी आपके वाटर बॉडीज हैं वहां से उसका शुरुआत होता है और वापस से वो शावर के इन द फॉर्म ऑफ शावर इट गेट्स डाउन, नीचे आती है और फिर से अर्थ में चले जाती है एंड आफ्टर दैट फिर से वो पानी जो होता है ऊपर जाता है ड्यू टू इवेपोरेशन। तो यहाँ पे यही होता है कि हाउ डज द रेन टेक इट्स बर्थ, कैसे उसका जन्म होता है, एंड द बॉटमलेस सी अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ वो जाती है, गर्म हो जाता है पानी और वो किसके रूप में, वाटर वेपर के रूप में वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आपने पानी को बॉयल होते हुए देखा होगा, पानी जब बॉयल होता है तो उसका जो वेपर्स बनते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं हल्के होकर के, और जब वो हैवी हो जाते हैं, जब हम उसको कवर कर देते हैं किसी लिड से, तो जब आप उसे रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो नीचे भी गिर जाता है। तो सेम प्रोसेस इज हियर ऑल्सो एंड दे कूल डाउन, और ऊपर जाकर के वो दे कूल डाउन, ठंडे हो जाते हैं एज रेन ड्रॉप्स, और फिर हैवी होकर के वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, बारिश के रूप में वो नीचे आ जाते हैं। सो दिस इज द वे द रेन टेक्स इट्स बर्थ, ऐसे उसका जन्म होता है। Whom does I refer to in the beginning of the stanza? अभी क्या है, जितने भी आप स्टेंजास देखते हैं तो उसमें मोस्टली जगह I जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो रेन के लिए यूज हुआ है, लेकिन जो बिगनिंग ऑफ लाइन है आपकी स्टेंजा में, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए, yes, and who are those said I to the soft falling shower। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो I है वो कौन है। yes, I कौन है, यहाँ पे पोइट है। so whom does I refer to in the beginning of the stanza? I refer to the poet of the poem, the voice of the rain के जो पोइट है उनको रेफर करता है I यहाँ पे। सो नेक्स्ट इज व्हाट डज द वर्ड इम्पैल्पेबल मीन। अब यहाँ पर जो इम्पैल्पेबल है उसका आपने मीनिंग बताना है। मैंने जो आपके साथ स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की थी तो उसमें मैंने वर्ड मीनिंग्स भी आपके साथ शेयर किए थे। सो उसमें अकॉर्डिंग टू दैट इम्पैल्पेबल मीन, इम्पैल्पेबल क्या होता है, मीन्स इट मीन्स a thing that can't be touched, एक ऐसी चीज जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते। What is strange to tell, क्या चीज जो है वो अजीब है। अभी हमने देखा था दैट एक्सप्लेन स्ट्रेंज टू टेल, उसको एक्सप्लेन किया हमने, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है कि व्हाट इज स्ट्रेंज टू टेल, क्या चीज है अजीब पोइट के लिए, वो क्या है, द रेन रिप्लाइंग, जो रेन है वो आंसर कर रही है, वो चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। द रेन रिप्लाइंग, तो ये चीज क्या है, अजीब है। So now our next stanza is upward to heaven, veins, vaguely formed all together, changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe. Globe means earth. And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. So, first question is what happens in the sky? Sky में क्या होता है? Yes. So, वही चीज है आपकी कि इन द स्काई, जो वाटर साइकिल हमने अभी डिस्क्राइब किया था फर्स्ट स्टेंजा में, इन द स्काई द वाटर वेपर्स
वो हमने बर्थ प्लेस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। अब हम स्काई के अंदर जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है उसको देखेंगे। इन द स्काई द वेपर्स टेक द शेप ऑफ शावर्स, शावर और द रेन। शावर भी बोल सकते हैं आप, रेन भी बोल सकते हैं। तो स्काई में क्या होता है, स्काई में जो वेपर्स हैं वो किसका शेप ले लेते हैं, वो शावर का या फिर रेन का शेप ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थिंग्स दैट रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ द रेन, कि जब बारिश होती है अर्थ पे तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं वो जो रेन है एक ब्लेसिंग का काम करती है। तो कौन सी चीजों के लिए वो ब्लेसिंग्स का काम करती है? यस, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे पास थी, ड्राउट्स, एटोमीज, डस्ट लेयर्स, सीड्स, इन सबके लिए एक वरदान का काम करती है, एक ब्लेस का काम करती है। सो व्हेन द रेन्स फॉल डाउन, व्हेन द रेन falls down, the drought conditions, the drought means क्या होता है, drought means होता है rainless, जहां बारिश नहीं होती, सूखा होता है। drought conditions disappear, अगर बारिश होती है तो जो ड्राउट कंडीशन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, disappear। The fine particles and the dusty layer of the earth gets dusty layer get washed, उनको एक नई लाइफ मिलती है और जितनी भी धूल मिट्टी होती है अर्थ के ऊपर, उसके लेयर्स के ऊपर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वॉश हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो रेन है एक ब्लेसिंग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन, सो वी कैन अज्यूम इट, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पोम द सीड्स विल रिमेन hidden, वो छुपे रह जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, in the form of plants and will not sprout, वो बाहर नहीं निकलेंगे, स्प्राउट नहीं करेंगे, and they will sprout and come to life only, तो ये भी बता देते हैं कि बारिश होगी तभी वो स्प्राउट करेंगे और उनको जिंदगी मिलेगी। दे विल स्प्राउट एंड कम टू लाइफ ओनली व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी तभी वो बाहर निकलेंगे और वो स्प्राउट कर सकेंगे और वो प्लांट्स बन सकेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ हिडन फ्रॉम द स्ट्रेंजर। अब हिडन का हमने सिनोनिम निकालना है। सो हिडन का क्या था, यस, लेटेंट। लेटेंट वर्ड जो है सिनोनिम है, सेम वर्ड है किसके लिए, हिडन के लिए। लेटेंट एंड इज द सिनोनिम ऑफ हिडन, छुपा हुआ। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लेव? लेव मीन्स क्या होता है, टू वॉश, किसी चीज को वॉश कर देना। अब यहाँ पे एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम मीन्स होता है अपोजिट। सो लेव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, यस, पोल्यूट। सो अपोजिट ऑफ लेव इज पोल्यूट, बिकॉज लेव मीन्स क्या होता है, वॉश करना, और पोल्यूट मीन होता है किसी चीज को गंदा करना। नेक्स्ट स्ट्रेंजर इज एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. So duly with love returns means क्या होता है, with appreciation. So first question is who does I refer to in this stanza? अब यहाँ पे I कौन है, देखिए I
आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, इट मीन्स रेन। यहाँ पर जो आई है वो कौन है? रेन है। सो आई रेफर टू द रेन। आई रेफर टू द रेन। आई किसको रेफर कर रहा है? यहाँ पे रेन को रेफर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ऑरिजिन रेफर टू? यहाँ पे जो ऑरिजिन है, जो बर्थ प्लेस है, वो किसको रेफर कर रहा है? क्या है वो? यस, व्हाट डज ऑरिजिन रेफर टू? ऑरिजिन क्या है? वाटर बॉडीज, जहां से आपका वाटर साइकिल स्टार्ट होता है। सो ऑरिजिन रेफर्स टू वेरियस वाटर बॉडीज, सी, ओशन, रिवर्स, ये सब क्या है? वाटर बॉडीज हैं। वेरियस वाटर बॉडीज एंड लैंड ऑन अर्थ फ्रॉम वेयर द साइकिल, वाटर साइकिल आप कह सकते हैं, फ्रॉम वेयर द वाटर साइकिल स्टार्ट, जहां से वो वाटर साइकिल आपकी स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटिफाई इट? कि वो जब ये कह रही है कि मैं इसको ब्यूटीफुल बनाती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ, तो उसका मीनिंग क्या है? सो रीजन है रेन टेक्स अवे ऑल डर्ट, जितनी भी गंदगी होती है, एंड इम्प्योरिटीज, जितना भी गंदगी होती है, पोल्यूशन होता है, वो उसको क्या कर देती है? साफ कर देती है। सो रेन टेक्स अवे ऑल डर्ट एंड इम्प्योरिटीज ऑफ अर्थ एंड मेक्स इट ब्यूटीफुल, और उसको क्या बना देती है? सुंदर बना देती है। जैसे अगर हम भी हमें लग रहा है कि हम बाहर गए हैं, हम गंदे हो रहे हैं, हम उसके बाद नहाते हैं, तो नहाने के बाद हम क्या हो जाते हैं? एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज अर्थ के ऊपर, जैसे ही बारिश आती है वो उसको क्या कर देती है? वो उसको रिफ्रेश कर देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम? क्योंकि जो लास्ट की हमारी दो जो लाइन्स हैं वो ब्रैकेट्स में गिवन है, तो वहां पर जो रेन है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? सॉन्ग के साथ किया गया है। सो हमें यहाँ पर ये बताना है कि वेयर डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम? जो सॉन्ग है वो कहां से आता है? सो द सॉन्ग इज इशूड फ्रॉम द पोएट्स हार्ट। जैसे दिल से कविताएं निकलती है, गाने निकलते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो सॉन्ग का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? पोएट्स हार्ट है। पोएट्स हार्ट। जैसे रेन जो है लैंड से, वाटर बॉडीज से स्टार्ट होती है, वहीं से उसका बर्थ प्लेस होता है। सो यहाँ पर सॉन्ग का जो इशू है वो कहाँ से हो रहा है? वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? द सॉन्ग इज इशूड फ्रॉम द पोएट्स हार्ट। वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न एंड इन व्हाट फॉर्म? तो यहाँ पर देखिए वो वापस कैसे आता है, जैसे हमने स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन किया था तो उसमें किया था। वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न एंड इन व्हाट फॉर्म? द सॉन्ग रिटर्न्स, क्योंकि डज में पूछा गया तो प्रेजेंट सिंपल में आंसर करेंगे। द सॉन्ग रिटर्न्स टू द पोइट्स हार्ट। पोइट के पास, जहां से वो स्टार्ट हुआ था वो वहीं उस जगह वापस आ जाता है। Poet's heart in the form of appreciation। जब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, तो इस तरह से वो इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन वापस आ जाता है। जैसे रेन इन द फॉर्म ऑफ शावर वापस आती है हमारे पास। सो इस तरीके से यहाँ पर जो सॉन्ग होता है लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, और यही जो अप्रिसिएशन है ये पोइट के पास वापस आती है। यस, द लास्ट टू लाइन्स आर कैप्ड इन ब्रैकेट्स। वाई? अब हमने ये बताना है कि ये जो दो लाइन्स हमारी लास्ट में रखी गई है इनको ब्रैकेट्स में क्यों रखा गया? द लास्ट
lines of the poem are kept in brackets as they do not belong to the conversation between the poet and the rain. जब हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी बिगनिंग की थी स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट दिस पोएम इज अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन. सो डायलॉग मीन्स क्या है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, उन्होंने बारिश से पूछा और बारिश ने उनको आंसर किया, लेकिन लास्ट में उसको अलग करने के लिए, बिकॉज दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रेन एंड द पोएट, तो उसको अलग दिखाने के लिए उन्होंने उसको ब्रैकेट्स में रखा है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने पोएट ने इसका कंपैरिजन सॉन्ग के साथ किया है कि जैसे एक सॉन्ग जो होता है वो एक पोएट के दिल से निकलता है, चारों तरफ घूमता है, लोग उसे सुनते हैं और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, और उसके बाद वो पोएट जो होता है वो खुश होता है अपनी प्रेज को सुन करके, अपनी एप्रिसिएशन को सुन करके. सो उसके पास वो वापस आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन. तो उसको अलग दिखाने के लिए दैट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, उन लास्ट 2 लाइन्स को यहाँ पर किस में रखा गया है, ब्रैकेट्स में रखा गया है. अब देखिए यहाँ पर आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, फाइंड द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन. अब इसमें देखिए 2 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके यूज हुए हैं. अब वो 2 कौन से, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ओ जो ओ है वो यहाँ पर कॉन्टिन्यू है, बिगनिंग ऑफ द वर्ड है, तो वो क्या हो गया आपका, एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन. उसके बाद इसमें एक और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, वो कौन सा हुआ है, पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है कि जिसमें यहां पर आप देखते हैं कि कोई भी चीज आपकी वाइस वर्सा में चल रही है, अपोजिट में चल रही है. देखिए आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, यानी अपने ही बर्थ प्लेस को जहां से वो स्टार्ट हो रही है उसको ही क्या दे रही है, वो लाइफ दे रही है. कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आती है, अपोजिट में नजर आती है. तो इस तरह का जो लाइन होता है, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके सामने रिप्रेजेंट करता है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी जो आइडिया है उसका आपको फील आता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, पैराडॉक्स हो जाता है. सो यहाँ देखिए पैराडॉक्स. तो सेकेंड जो फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है कौन सा हुआ है, पैराडॉक्स हुआ है, पैराडॉक्स. और उसका रीजन क्या है यहाँ पे वो भी बता देते हैं. सिचुएशन पर्सन और थिंग, कोई भी चीज हो सकती है, दैट कंबाइंस contradictory features और qualities. तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन पर्सन और थिंग दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स और क्वालिटीज. आई होप आपको पैराडॉक्स समझ में आ गया होगा कि इसमें पैराडॉक्स क्या है. नेक्स्ट इज राइट द वर्ड विच सिग्निफाइज केयर्ड और अनकेयर्ड इन द स्टेंजा. सो केयर्ड एंड अनकेयर्ड देखिए लास्ट के अंदर आपको जो आपका स्टेंजा था उसमें रैक्ड और अनरेक्ड, ये यहाँ पर 2 वर्ड्स आपको गिवन थे. तो इसका मतलब क्या होता है, केयर्ड और अनकेयर्ड, कि कोई उसे सुने या ना सुने वो अपना काम पूरा करता है और वापस आ जाता है. सो केयर्ड और अनकेयर्ड, तो दोनों का जो वर्ड है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, रैक्ड और
unwrapped. So यहाँ स्टेंजा में से दोनों वर्ड्स हमने ले लिए. Now give the synonym of the word birthplace. So easy है आपका. Birthplace means origin. जहां से उसका जन्म हुआ है वो क्या हो गया है? बर्थ प्लेस. सो ये मैंने स्ट्रेंजार्स और क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर किए. आई होप आपको क्लियर हुए होंगे. इसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं और अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस.